हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये आज के इस वीडियो को बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कमेंट भी किया था कि सर केमिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो लाइए चैप्टर वाइज। तो आज से हम केमिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो लाएंगे और ये आज का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो है विलियन। इसका हम वन शॉट वीडियो ये है जिसमें हम केवल VBI क्वेश्चन को कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 2015 से हम लेकर चल रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 15 से 23 वर्षों के बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, उन सभी को देखेंगे। निश्चिंत रहेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे लिखा गया है राउल्ट्स के नियमों की परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। 2016 में, 18 में, 22 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या है। तो एक एक बात को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग यहां पे इस तरीके से डाल देना है, राउल्ट्स का नियम। अब हम समझ लेते हैं राउल्ट्स का नियम क्या है। सबसे पहली बात तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको राउल्ट्स का नियम पहले से याद होगा, शायद आप भी उनमें से एक होंगे। तो देखिए, याद है तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इसको राउल्ट्स का नियम दोबारा आप समझेंगे तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ जाएंगे तो आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। यदि प्रीवियस ईयर जो हमने प्रीवियस बोर्ड के लिए जो भी वीडियो बनाया है उन सभी को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो राउल्ट्स का नियम भी बताया था तो आप तैयार कर लिए होंगे। बट नहीं किए हैं तो पढ़ लीजिए, और तैयार है तो रिविजन कर लीजिए। समझ गए? तो बताइए राउल्ट्स का नियम क्या है। सिंपल सा हमने बताया था, और पहले हमने यही ने कहा था कि पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ लेते हैं। राउल्ट्स ने ये बताया कि कोई द्रव विलयन है। यहां पे हम समझते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक बर्तन है। ठीक है जी, हमने एक बर्तन यहां पे मान लिया। अब इस बर्तन में हमने दो घटक को लिया हुआ है, एक घटक है A और एक घटक है B। ठीक है, और दो घटकों को मिलाया गया है इसमें। जो एक घटक है, घटक मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, जैसे कि चीनी हो गया, पानी हो गया, ऐसे कुछ। तो जो ये जो है ना, ये भी द्रव है। ठीक है, ये जो घटक है वो भी द्रव है, और जो बी घटक है वो भी द्रव है। इसका मतलब सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो घटक है वो मान लेते हैं पानी है, तो जो बी घटक है वो मान लेते हैं शराब है। ठीक है, शराब भी तो एक द्रव ही है ना, या तेल जो मान सकते हैं, तेल भी तो एक द्रव ही है। तो ऐसे है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दोनों द्रव घटक हैं, तो हम कह सकते हैं ना द्रव विलयन है। तो ये क्या है, ये एक द्रव विलयन है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये कैसा विलयन है, द्रव विलयन है। ठीक है, तो ये द्रव विलयन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, द्रव ये विलयन है। तो इसमें ये बताया गया, राउल्ट्स ने बताया कि ये जो घटक है, तो ये घटक का कुछ ना कुछ आंशिक दाब होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये घटक है, उसका आंशिक वाष्प दाब PA है, तो B जो घटक है इसका भी आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब यदि PA है तो B घटक का आंशिक वाष्प दाब PB होगा। ये क्या है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो हमने ये बताया कि आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं A का आंशिक वाष्प दाब P है, तो B का आंशिक वाष्प दाब PB हो जाएगा। उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि ये जो घटक है उसका मोल प्रभाज XA है। ठीक है, क्या है, मोल प्रभाज। ठीक है, तो मान लेते हैं A घटक है, मोल प्रभाज XA है, तो उसी प्रकार B घटक है तो इसका मोल प्रभाज XB हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो राउल्ट्स ने हमें सिंपल वे में यही बताया कि किसी कोई भी घटक है, ठीक है, मान लेते हैं ए घटक है, तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ठीक है, राउल्ट्स के अनुसार हमें क्या बताएगा, राउल्ट्स के अनुसार हमें क्या बताया गया, हमें यह बताया गया कि मान लेते ए घटक है, तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है मतलब PA, ठीक है, यही तो है आंशिक वाष्प दाब,
वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसी घटक का मोल प्रभाज जो है XA उसी के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? मतलब यदि ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं बी घटक है, तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब जो PB होगा वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ में आ गया? तो यही राउल्ट्स ने बताया था। तो आप क्या कहेंगे? आप सिंपल वे में कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा नियम को, नियम तो याद हो जाएगा ना, समझ लिए याद हो गया। देखिए कैसे, आप कहेंगे द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ गए? यदि ए के लिए लेते हैं तो ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम बी घटक के लिए लेते हैं तो ये भी हम कह सकते हैं द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं कि जो राउल्ट्स का नियम है समझ में आ गया होगा। मैं नियम को लिख दे रहा हूं, तो आप यही लिखेंगे, इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके आंशिक वाष्प दाब को P से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, ए के लिए निकालेंगे तो PA, बी के लिए लेंगे तो PB। तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वह उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ गए? तो यह है आपका राउल्ट्स का नियम, आपको याद हो गया होगा। एक बार और आप यहीं से सुन लीजिए। आप कहेंगे राउल्ट्स के नियमों के अनुसार, या आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे इसको लिखना चाहें तो राउल्ट्स ने ये बताया कि राउल्ट्स ने तो ये बता दिया, अब राउल्ट्स के अनुसार ये भी बताया गया कि अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब मतलब PA है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। यदि सपोर्टेड में इसके नीचे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा PA जो समानुपाती है XA के और PB है वो समानुपाती है XB के। ऐसा ही तो है, समझ लेते हैं। यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो यहाँ पे इक्वल का जब चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है जो PA0 है, ठीक है, इंटू XA आता है। ठीक है, तो PA का जो मान आया ये क्या है, PA0 इंटू XA है। ठीक है, जहाँ पर PA क्या है, PA है एक घटक का आंशिक वाष्प दाब। समझ गए? यदि इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो PB इक्वल का चिन्ह आता है तो P0B आता है इंटू XB होता है। समझ गए? और इसको अगर थोड़ा सा अगर हम हल करें तो PB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये तो आपका हल हो गया है। यहाँ पे ये क्या है PB क्या है, मतलब B का आंशिक वाष्प दाब है। ये एक नियतांक है। XB क्या है, मोल प्रभाज है, मतलब B घटक का मोल प्रभाज है। समझ गए? तो देखिए राउल्ट्स ने ये बताया कि ए घटक का यदि आंशिक वाष्प दाब ये है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब ये है, तो कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब को P से दर्शाते हैं और P इक्वल टू हम इसको PA और प्लस PB कर देंगे। समझ रहे हैं? यदि ए घटक का और बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है दोनों को हम जोड़ देंगे तभी तो कुल वाष्प दाब निकलेगा। कुल वाष्प दाब हमने लिख दिया। अब इसी को थोड़ा सा आप आगे लिखना चाहें तो PA की जगह पर PA0 इंटू XA और प्लस PB0 इंटू XB।
तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल आपका वाष्प पदार्थ निकल गया, ये है आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले ये नियम लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर के नीचे इतना लिखने के पश्चात इसके जस्ट नीचे आप फिर से यहाँ से लिख देंगे यहाँ तक। राउल्स का नियम आपका कंप्लीट हो गया। एक बार और नियम को रिवीजन कर लेते हैं हम। आप कहेंगे राउल्स के नियमों के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए हमने दूसरा एक न्यूमेरिकल ले लिया है जो कह रहा है कि एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर 2017 में ना पूछा गया है, ठीक है 18 में 19 में पूछा नहीं गया है, तो हम इसको कैसे क्यों तैयार करें। देखिए ऐसी बात नहीं है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, 19 में भी, मतलब हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बट अंक में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पे 40 ग्राम लिखा है, यहाँ पे 60 ग्राम कर दिया है, यहाँ पे 500 ml लिखा है, कहीं पर 200 ml कर दिया है, कहीं पर 400 ml कर दिया है। तो क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, परंतु सभी क्वेश्चन का मतलब पूछने का जो तरीका होता है वो एक ही जैसा होता है। दूसरी बात की जो गणना यहाँ पे क्या कहा गया है, मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, तो मोलरता और नॉर्मलता की ही पूछा जा रहा है। तो ये निश्चिंत होकर आप तैयार कर लीजिए, जो आपको कहा जा रहा है वो तैयार कीजिए। ठीक है, और यदि हम पे विश्वास है तो आप बिल्कुल तैयार कीजिए, तब तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। विश्वास रखना चाहिए, जिस पे भी आप पढ़ते हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं या सीखते हैं, उन पे विश्वास होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। तो एक एक बात को हम समझेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। हमने आपसे ये कहा था कि न्यूमेरिकल में सबसे पहला आपका यही काम है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और समझना क्या है, सबसे पहला आपका काम है कि क्या चीज़ हमें ज्ञात करने को कहा है। तो हमसे कह रहा है कि इसकी मोलरता, मतलब सबसे पहली बात मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना है, ये हमें पता चल गया। अब हमें दूसरी बात कहा था कि जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हो, मतलब जो मान दिया हो, उसको हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। ठीक है, तो यहां पे अब हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या दिया है, ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, या हम कह सकते हैं भार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम विलय मानेंगे। अब क्यों मानेंगे ये अभी हम समझा दे रहे हैं। तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, ठीक है, या द्रव्यमान भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 40 ग्राम है। समझ गए, मतलब विलय का जो भार है वो 40 ग्राम है। ठीक है, और उसके बाद ये 500 ml जल में घोला गया है, मतलब ये जो है इसमें 500 ml जल में घुल गया है। ठीक है, जब घुल गया है तो इसका मतलब ये क्या है, विलयन है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर विलयन का ये ml है ना, तो विलयन का आयतन है। ml किसका मात्रक होता है, आयतन का। तो विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 500 ml। ठीक है, अब ml में ये दिया है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं इस प्रकार की, ml है, ml में यदि हम 1000 से भाग दे देते हैं तो 1000 को हम चाहें तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना। और इस 3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो हम सीधा इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए बता दिया। मतलब लीटर में चेंज करने के लिए 10 टू पावर -3 से गुणा करना होगा। तो अब ये लीटर में चेंज हो गया है। ये क्या है, विलयन का आयतन है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हमने क्यों लीटर में चेंज किया वो भी हम समझाएंगे, निश्चिंत रहिए। हमसे कह रहा है कि इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता
इक्वल टू, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोल, मतलब विलियन का आयतन। ये इसका फॉर्मूला होता है विलेय का मोल, या मोलों की संख्या कह सकते हैं, विलेय का मोल बटे विलियन का आयतन, अब वो भी किस में, लीटर में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने लीटर में चेंज किया है, क्योंकि विलियन का जो आयतन है वो ml में दिया था और लीटर में हमें रखना है, तो इसलिए लीटर में हमने चेंज कर दिया है। समझ गए। अब आता है विलेय के मोल। अगर विलेय का मोल हमें पता हो तो हमें मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो विलेय के मोल का मान दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो मोल बराबर हम जानते हैं, ध्यान से इधर समझ लीजिएगा, मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार, ये फॉर्मूला होता है। मतलब मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। अब आता है कि किसका हमें मोल ज्ञात करना है, विलेय का ना, तो इसका मतलब ये विलेय का ही भार होगा, विलेय का भार होगा, विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, 40 ग्राम, इधर हम साइड में निकाल लेते हैं 40 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणु भार निकालना है, विलेय यही ना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सीधा थोड़ा सा विलेय मतलब NaOH का अणु भार, ठीक है। अब अणु भार कैसे निकालते हैं, देखिए अणु भार कैसे निकाला जाता है, समझिएगा। यहाँ पे NaOH है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ठीक है। याद होगा आपको, अरे ऐसे नहीं लिखते सोडियम Na11 23, तो ऊपर वाले को तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं ना। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। फिर से ऑक्सीजन का 16 होता है, ये भी बात याद होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है। तीनों को अगर ऐड कर लें 23 और 16 39, 1 40, मतलब टोटल आया 40। इसका मतलब विलेय का अणु भार कितना है, 40 है, ठीक है। तो 40 बटे 40 करेंगे तो 1 एकम में 1, मतलब आया आंसर 1। समझ में आ रहा है, आया क्या हमारा, आया 1, ठीक है। तो चलिए हम पुटअप करते हैं, पहले इस फॉर्मूले को ही हम तोड़ देते हैं, समझिएगा। मोलरता, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलियन का आयतन। और वो भी किस में, लीटर में। ये तो फॉर्मूला, आप इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इतना तो बेसिक है ना, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी आप क्लास 12th में आप इतना बेसिक समझाना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा ना, आपके लिए ही मुश्किल है। तो आप समझिएगा मोलरता को हम m से लिख दे रहे हैं। मोलरता m इक्वल टू विलेय का भार कितना दिया है, 40, तो हम 40 लिख देते हैं, ठीक है। विलेय का अणु भार कितना दिया है, 40, तो 40 हमने लिख दिया। फिर से बीच में गुणा, फिर से विलियन का आयतन कितना दिया है, 500 अगुणे 10⁻³ है, ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं। आगे हल करते हैं। ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। और ये 500 है, तो 500 को 5 गुणे 10⁻² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ये 10⁻² का मतलब क्या है, 100 है। 100 का गुणा अगर 5 में कराएंगे तो 500 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं। और ये 10⁻³ है, अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। माइनस में नीचे था, ऊपर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और यदि 1, अब थोड़ा समझ लीजिएगा, एक में 10⁻³ से गुणा होगा तब भी ये 10⁻³ होगा, और ये क्या हो जाएगा 5, और 10⁻ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिएगा एक और बात कि अगर हम 10⁻, ये देखिए 10⁻² है, ये 10⁻³ है, तो 2 से इसका 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचा, एक 10⁻1 बचा, तो m इक्वल टू 10⁻1 बचा, नीचे बचा 5। 1 को चाहे लिखे ना भी लिखे तो भी चलेगा, मतलब ऊपर क्या बचा, 10 बचा, नीचे 5 बचा, 5 दूना 10, मतलब m का जो मान आया वो 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका मात्रक सिंपल वे में m लिख सकते हैं, m मतलब मोलरता।
या आप चाहें तो इसका मात्रक याद रखेंगे, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो m के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है। परंतु बुक में दिया था m लिख दिया था डायरेक्ट, तो m भी लिख सकते हैं, या मात्रक याद है तो मोल प्रति लीटर लिख दीजिए। समझ में आपको आ गया होगा। अब हमें ज्ञात करना है नॉर्मलता। तो देखिए जितना मोलरता का मान आया है उतना ही नॉर्मलता का मान आएगा, ठीक है। क्यों आएगा हम बता दे रहे हैं, मतलब नॉर्मलता n का भी मान कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। इसलिए आएगा क्योंकि नॉर्मलता में फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, बस चेंज क्या होता है कि जहां पर अणु भार लिखा गया है वहां पे आप तुल्यांकी भार लिख देंगे, तुल्यांकी भार, ठीक है। और जो अणु भार जैसे हमने निकाला है सोडियम का, उसी प्रकार तुल्यांकी भार भी निकलेगा, ठीक है। तो तुल्यांकी अणु भार जो है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है, इसीलिए इसका सेम टू सेम मान वही आएगा। समझ रहे हैं। तो हल करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे आप लिख देंगे कि नॉर्मलता का मान मोलरता के बराबर है, क्योंकि विलेय का अणु भार तुल्यांकी भार के बराबर होता है। इतना ही आप लिख देंगे, आपका फुल नंबर मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, पीबीआई हैं, उन सभी को हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो ये भी आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2022 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रासरण और विसरण की क्रिया में विभेद कीजिए। मतलब सिंपल है में कि प्रासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और 2022 में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है 2024 में भी पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष गैप करके भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है हम जान लेते हैं। जिस पर भी हमें संदेह है कि ये पूछा जाएगा उन सभी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 90 प्लस लाना, ठीक है। कम से कम 85 मतलब 85 से 95% के बीच में ही हमें रहना है, उससे कम तो कोई स्टूडेंट को जाना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, इससे कम आएगा तो कैसे चलेगा। तो ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहली बात आता है, एक एक की हम तुलना करते हुए चलेंगे। प्रासरण क्रिया, प्रासरण कहें या प्रासरण की क्रिया कहें, दोनों बातें की है। देखिए प्रासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। मतलब प्रासरण की क्रिया जो होती है, प्रासरण की क्रिया में जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, वो सब प्रासरण जब आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। आप YouTube पे लिखिए परासरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी केवल आप याद कर लीजिएगा कि परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। किधर से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और विसरण में अणु जो होते हैं वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा, ये आप याद कर लेंगे। अदरवाइज देखिए परासरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, परासरण और परासरण दाब, जो कि हम आगे अभी अब कराएंगे, तो उसमें आपको ये तो समझ में आ जाएगा। विसरण एक भी बार नहीं पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, बट ऐसे नहीं कि विसरण पे टॉपिक पूछा गया है। तो विसरण आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो पहली बात समझ गए कि परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है और विसरण में सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करता है। और तनु विलयन और सांद्र विलयन समझते हैं ना, तनु विलयन मतलब पतला है, ठीक है, और सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन है, ठीक है। अगला आता है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है और विसरण की क्रिया में अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा समझ गए। तीसरे पे आते हैं, इसमें मतलब परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। मतलब किसके अणु गति करते हैं, केवल विलायक के अणु गति करते हैं। और विसरण की क्रिया में विलेय के भी और विलायक के, विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं।
ठीक है, तो एक एक करके कंपैरिजन करके याद करेंगे, आपको निश्चिंत है याद हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, अगला आता है चौथा कि परासरण केवल द्रव में होता है, मतलब परासरण की जो क्रिया होती है वो केवल लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव फॉर्म में ही होता है, परंतु विसरण की क्रिया जो होती है वो द्रव में और गैस दोनों में होता है। समझ गए, तो कंपैरिजन करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। पांचवा है कि परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं, किसके द्वारा? परासरण दाब द्वारा। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। इसी वीडियो में ही आपको मिलेगा एक परासरण इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब और परासरण, तो उसमें हम सब इन सभी को डिस्कस कर लेंगे, निश्चिंत रहना है। विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो समझ गए, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है किसके द्वारा? परासरण दाब द्वारा, परंतु विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो ये हुआ आपका अंतर। सबसे पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमने चौथा एक प्रश्न ले लिया है जो कि है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पे विशेषकर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर आप बोर्ड एग्जाम का जो पेपर देखेंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अगर ना विश्वास हो मेरी बातों पे तो आप जाइए अपने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए हैं उसमें जाकर देखिए, सबसे ज़्यादा तो न्यूमेरिकल ही पूछा गया है ना, तो न्यूमेरिकल को ध्यान देना है। और अक्सर स्टूडेंट न्यूमेरिकल पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए नंबर कम आता है। तो न्यूमेरिकल पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब यहाँ पे 9 ग्राम ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है, उसको 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। मतलब इतने दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि जल के लिए केबी का जो मान दिया है वो 0.52 के किलोग्राम प्रति मोल दिया है। जहां पे केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये आपका दे दिया है क्वेश्चन। अब इसको सबसे पहले हल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, किसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या जा रहा है ना, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम समझ गए कि विलयन का क्वथनांक यहाँ पे हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। उससे पहले हमें ये दिया है करके लिखना होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में किस किस का मान दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, एक एक को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं 9 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम विलय में मतलब जल में घोला गया है। तो ये किसको घोला गया? ग्लूकोज को ही ना। तो जो घुलता है वो विलय होता है, ठीक है, तो इसका मतलब विलय का भार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ग्राम मात्रक है ना, तो भार कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं। तो विलय का भार दिया गया है जिसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, जो है कितना? 9 ग्राम। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। उसके बाद विलय का ये भार दिया है, तो विलय का हम अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। विलय का अणु भार, तो विलय का अणु भार हम ज्ञात करेंगे। तो विलय यहाँ पे कौन सा है? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज ही तो है। तो इसका हम अणु भार कैसे, अणु भार को स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो अणु भार को हम कैसे लिख सकते हैं? अणु भार का अगर अणु भार निकालना आता है ना आपको, कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? 12 होता है, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, और कितने मात्रा में है? संख्या कार्बन की कितनी है? 6 है ना, तो 6 का गुणा करा देंगे। ठीक है, एक समाप्त। फिर से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 लिख दिया। संख्या कितनी है हाइड्रोजन की? 12 है, तो 12 से गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। फिर से ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो हमने 16 लिख दिया। और संख्या कितनी है? 6, तो 6 से गुणा करा देंगे। सिंपल सा है, ऐसे ही हम अणु भार निकालते हैं। तो आप समझते हैं, या आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो 6 दूना 12 के 2 और 6 और 1 7, मतलब 12 छक 72 हो गया।
उसके बाद 12 एकम में 12, अब ठीक है 16 छक्के 96 होता है ना 96, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो अगर देखेंगे तो 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 9 1 10 हासिल 1 जोड़ लिया है, तो 9 1 10, 10 1 11, 11 7 18, तो 180 ग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विले का मतलब हमने C6H12O6 का हमने क्या कर लिया, अणुभार भी ज्ञात कर लिया। आप कहेंगे क्यों हमने ज्ञात किया है, वो सब हम बताएंगे आपको आगे, अभी आपको पता भी चलेगा, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन अगर ये कर रहे होंगे ऐसा कि इसको क्यों ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कंफर्म है कि इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 9 ग्राम को ग्लूकोज है उसे 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो जल में जब घोला गया है तो जल क्या है, विलायक है ना, तो ये विलायक का मान दिया है, तो हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान कहें या भार भी कह सकते हैं, तो इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए 500 ग्राम है तो 500 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, फिर से कह रहा है 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक दाब का भी मान दिया है, प्रेशर P का मान क्या दिया है 1.013 बार। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और उसके बाद एक और दिया है कि जल के लिए Kb का मान दिया है। Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जो है Kb का मान दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं है न्यूमेरिकल। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दिया है 0.52 किलोग्राम प्रति मोल दिया है। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। तो सबसे पहला हमने क्या काम किया है, सबसे पहला हमारा यही काम है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हमने दिया है कर कर लिख दिया। अब देखिए, अब यहां से हमारा काम आगे का स्टार्ट होता है। इतना तो आप स्वयं कर सकते हैं ना, इतना नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि विलयन का जो मोल प्रभार मतलब अणुभार इक्वल टू हमें पता है, विलयन का अणुभार या अणुभार कहें या आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान के ही ज्यादातर इसको हम जानते हैं। अणुभार भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, अणुभार कहें या आणविक द्रव्यमान कहें, दोनों बात एक ही होता है। तो अणुभार इक्वल टू, अणुभार को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो अणुभार m इक्वल टू क्या होता है 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w बटे डेल TB गुणे कैपिटल W। तो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये कहाँ से फॉर्मूला है, क्वथनांकों के उन्नयन से, क्योंकि क्वथनांक का पढ़ रहे हैं ना, विलयन का क्वथनांक, तो ये क्वथनांकों के उन्नयन से ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को मैं विशेषकर कहूंगा कि याद रखिएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा गया है। मैं तो एक ही करा रहा हूँ, और भी आगे हो सकता है एक और मैं क्वेश्चन कराऊं इस पर, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को तैयार रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, m क्या है, यहाँ पे m है अणुभार। तो अणुभार क्या है, यहाँ पे अणुभार दिया है ना, अणुभार का मान ये हमने ज्ञात किया है। फिर से Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, Kb का मान यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से स्मॉल w है ना, मतलब विलेय का भार, तो विलेय का भार यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से Tb मतलब डेल TB, डेल TB क्या है, क्वथनांकों का उन्नयन, मतलब क्या है, विलयन का क्या है, क्वथनांक है। तो विलयन का क्वथनांक ही तो ज्ञात करने को कहा है ना, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। अब कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है जो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान जो है ये, तो सभी का मान दिया है, केवल इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो समझिएगा, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो अगर TB का केवल मान निकाले डेल TB का, तो ये क्या हो जाएगा 1000, उसी प्रकार रहेगा। अब Kb के मान को हम पुटअप करते हैं, समझे। Kb का मान क्या है 0.52 है, तो ये हमने लिख दिया।
उसके बाद आता है, उसके बाद W का मान, स्मॉल w का मान 9 है तो 9 हमने लिख दिया। उसके बाद समझते हैं ये m इधर आ जाएगा नीचे, यहाँ पे m आएगा तो m का द्रव्यमान कितना दिया 18, 180 तो 180 लिख दिया। कैपिटल W का मान दिया है कितना 500 ग्राम तो 500 हमने लिख दिया। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। मान हमने केवल पुटअप किया है, ये इधर आ गया है TB की जगह पर, TB यहाँ m पर चला गया है। अब इतना तो पक्षांतर करना आता ही होगा आपको। अब समझते हैं आगे। अब समझिएगा, अगर हम देखें तो एक 2 जीरो, एक ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, सिंपल सा है, तो कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा डेल TB, और यहाँ पे ये केवल यहाँ पे 1 बचा, गुणे 9 एकम में 9, तो ये इसको हम 9 ही लिख देते हैं। 9 1 में गुणा हो जाएगा तो 9 एकम में 9, फिर से ये क्या हो जाएगा 0.52, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। समझ पा रहे हैं। उसके बाद नीचे 18 हो गया, इधर 5 बचा तो 5 हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा 9 एकम में 9, 9 दूना 18, ठीक है 18 हो गया ना। उसके बाद समझते हैं तो डेल TB, ये 1 में गुणा होगा तो 0.52 ही होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो देखिए कोई भी संख्या हो उसके ऊपर क्या होता है, एक घात होता है। तो ये देखिए प्लस में एक घात है, 10 के पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये TB = 0.52 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, या तो आप आंसर इतना लिख दें, या देखिए जब -1 है, अगर इसको हमें हटाना है तो ये दशमलव और 0 के इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर चाहें तो TB = 0.052 लिख सकते हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। आपको इसको याद रखना है। आपको इतना को उन्नयन ये केल्विन में आप दिखा देंगे, इसका मात्रक K में। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। यही तो आपसे कहा गया था ना, विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, तो हमने क्वथनांक ज्ञात कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सब कुछ आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, जो मान में दिया होगा। उसके बाद पुटअप करना है, सिंपल से आंसर आ गया। बट क्यों 5 नंबर छूट जाता है या 4 नंबर छूट जाता है, इसलिए कि ये फॉर्मूला ही याद नहीं है। मैं खास कर कहूँगा इस फॉर्मूले को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। तो नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे है मोलरता, मोललता और मोल अंश। 2018 में और 2022 में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए ये 5 नंबर में ना पूछे गए हैं, 2-2 नंबर में कभी इसको पूछ लिया है, कभी इसको कभी इसको। तो मैं यही कहूँगा इसको भी ध्यान से समझेंगे, आपको यूं ही याद हो जाएगा। और यदि आपको रिवीजन करना है, ठीक है, याद है तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो समझिएगा, एक एक बात को हम समझेंगे। सबसे पहली बात आता है कि मैं ये बताऊं तो कोई भी विलियन है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं सपोज डेट विलियन है, अगर ये समझ गए तो याद हो जाएगा। मान लेते हैं ये विलियन है, तो विलियन बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक है विलेय, एक है विलायक। ठीक है, क्या है, एक है विलेय और एक है विलायक। यदि विलियन बनाना है तो विलेय और विलायक का होना आवश्यक है। समझ गए ना ये बात। अब विलेय क्या होता है, जैसे कि चीनी हो गया, ठीक है, और विलायक मतलब पानी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा गया मोलरता का परिभाषा क्या है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मतलब समझे आपने क्या बताया गया। जैसे मान लेते हैं कोई विलियन है, तो कोई भी विलियन है तो किसी विलियन के 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, भाई विलियन है तो लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का ही तो मात्रक होता है ना। तो वही बात कहा गया, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की
संख्या जो होती है उसी को हम मोलरता कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा, हमने केवल बताया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ठीक है, तो मोलरता का परिभाषा आप समझ गए होंगे। वही बात हमने लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहलाता है। मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, को नहीं लिखेंगे, मोलों की मतलब विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। समझ गए होंगे। फॉर्मूला इसको तैयार कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखेंगे आप कि मोलरता इक्वल टू होता है मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोल। विलेय का मोल कहें या मोलों की संख्या कहें, बात दोनों एक ही है। ठीक है, कहीं ये लिख दे कि विलेय के मोलों की संख्या कोई कहे तो ये न कि ये गलत है। मोल मतलब मोलों की संख्या ही बात हो रही है। तो विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मोलरता इक्वल टू। आप समझिएगा एक और बात कि ज़्यादातर इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान से समझेंगे। मोल बराबर होता है, एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार बटे अणुभार ये भी एक फॉर्मूला है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो विलेय का मोल के जगह पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का ज्यादा यूज होता है, तो इसी को हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, मोलरता इक्वल टू। एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो भी चीज हम बता रहे हैं ये सब आपको तैयार कर लेना है। ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने पहले जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें यही फॉर्मूला हमने यूज में लाया था। समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है मोललता। तो मोललता किसे कहते हैं? मोललता भी सिंपल सा यही है। देखिए हमने कहा है कि किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। क्या हमने बताया? हमने कहा सिंपल वे में, देखिए मतलब इसमें भी आप समझ जाइएगा, इसे याद कर लीजिए। विलयन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक है विलेय, एक है क्या, विलायक। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि कोई भी विलायक है तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसी को हम मोललता कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या बताया? हमने बताया किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो देखिए परिभाषा को कभी भी रटा नहीं जाता है, समझ कर याद किया जाता है। समझ कर याद करेंगे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल या विलेय के मोलों की संख्या आप कह सकते हैं, बटे होता है विलायक का भार। याद रखें विलियन नहीं लिखा है हमने, विलायक लिखा है। विलायक का भार वो भी किसमें, तो केजी में, किलोग्राम में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप तैयार रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट ये याद रखेंगे इस फॉर्मूले का ज्यादातर यूज नहीं होता है। न्यूमेरिकल में हम जानते हैं मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार होता है, तो न्यूमेरिकल में इसको तोड़कर इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज होता है। मोललता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगुणे क्या होता है, विलायक का भार। विलायक का भार वो भी किसमें, तो केजी में।
तो इसको याद रखेंगे। तो ये भी फॉर्मूला आप तैयार रखेंगे, याद रखेंगे। एक और चीज मैं भूल रहा हूं कि इसका मात्रक नहीं बताया। मोलरता का जो मात्रक होता है, याद रखेंगे आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। मोलरता का मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, शॉर्ट में ही हमने लिख दिया। तो मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। उसके बाद आता है मोललता का मात्रक अगर हम बात करें तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम होता है मोललता का मात्रक। दो चीज समझ गए। तीसरा आता है मोल अंश या मोल प्रभाज। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा समझना हार्ड है, बट आप ध्यान से समझेंगे ये भी याद हो जाएगा। समझिएगा हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, कोई भी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। दोनों बात एक ही है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी विलयन है तो विलयन बनाने के लिए हमें विलेय चाहिए और प्लस विलायक चाहिए। ये दो चीजों का होना क्या है? आवश्यक है। तो सपोज डेट, ध्यान से आप समझेंगे, मान लेते सपोज हमें जो विलेय है इसका हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अगर हमें इसका ज्ञात करना है तो हम यही कह रहे हैं कि मान लेते इसका हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हमने कहा कि हमने क्या बताया, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लेते इस घटक का अगर मोल हमें ज्ञात करना है तो इस घटक का जो मोल प्रभाज होगा, इस घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होगा, देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज आप कह सकते हैं। तो हमने बताया किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, ये जो विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या मतलब कि विलेय और विलायक के जो मोलों की संख्या होगा उसका योग जो होगा, तो योग होगा वही होता है कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल हम कह सकते हैं ना विलयन के मोलों की संख्या, डायरेक्ट हम कह सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या। मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोल हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कुल मोल होंगे। तो कुल मोल तो हम विलयन भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि विलयन के मोलों की जो संख्या होगी वो इन दोनों मोलों की संख्याओं के योग के ही तो बराबर होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो वही बात कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। समझ में आया? फॉर्मूला हम लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं सपोज डेट विलयन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, विलेय और विलायक। सपोज डेट अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज याद करना है, सपोज डेट अगर विलेय का मोल अंश, सपोज डेट विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करना है तो हम क्या जानते हैं? मोल प्रभाज इक्वल टू होता है क्या होता है? विलेय का हम मोल प्रभाज ज्ञात करना है ना, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल या मोलों की संख्या भी हम कह सकते हैं विलेय, चलिए हम डायरेक्ट विलेय के मोलों की संख्या बटे, देखिए अगर हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय के मोलों की संख्या, वही ना हमने कहा कि किस मतलब विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल क्या है? विलयन का ही तो जो मोल होगा वही कुल मोल होगा। तो हम लिख देंगे विलयन की मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे ना, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो ये आप फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मान लेते हैं इसका हमें ज्ञात करना है। हमने क्या बताया कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या मतलब विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं।
तो अगर विलेय का हम ज्ञात किए तो ये फॉर्मूला होगा। और अगर विलायक का हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं हमें इसका विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो सिंपल से जहां जहां हमने विलेय लिखा है वहां वहां विलायक कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना? मतलब विलायक का अगर हमें ज्ञात करना है तो विलायक का फिर से लिखते हैं विलायक के मूल प्रभाज या मूल अंश इक्वल टू हम लिखते हैं विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये टोटल अच्छी से, ठीक है। तो ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी आगे के आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो बहुत ज़्यादा है, तो सबको हम पढ़ेंगे। सब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, ठीक है, बट हम सब्र रखकर आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। यही एक दिन आपका सब्र एक दिन आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगा और अच्छे नंबर से आप पास भी होंगे, ठीक है। तो पूरी हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमें से जुड़े रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने छठे क्वेश्चन को। तो छठा हमारा प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, जो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने पहले भी इसी वीडियो में हमने कराया है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्या आप कर पाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कितने में पूछा गया है, ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार रखना है। तो सबसे पहली बात तो देखिए हमने कहा ना कि इस टाइप के बहुत तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अभी हमने मोललता गणना करना, हमने मोललता को सिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो अभी आप वीडियो को रोकिए और थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए इसको करने में। और नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, और अगर समझ लेते हैं तो कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल पर हम ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम आएगा तो ये बात आपको याद आएगी उस समय कि हाँ न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया विलयन की मोललता की गणना कीजिए। हमें पता चल गया हमारा टारगेट क्या है, मोललता, ठीक है। उसके बाद कहा जाए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो देखिए यहाँ पर 440 ग्राम विलायक है, तो विलायक का मान तो हमें दिया है, फिर से 20 ग्राम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है मतलब विलेय है, तो विलेय का मान कितना दिया है, हम लिखेंगे दिया है। उसके बाद विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, हम कह सकते हैं विलेय का भार दिया है 20 ग्राम। तो विलेय का भार हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके साथ ही हम विलेय का अणु भार भी ज्ञात कर लेते हैं। क्यों हम ज्ञात करेंगे वो सब आपको समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं विलेय का अणु भार, विलेय मतलब NaOH, विलेय का अणु भार, अणु भार कहें या आणविक द्रव्यमान भी आप कह सकते हैं। तो विलेय का अणु भार कितना निकाल लेते हैं, सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 23 हमने लिख दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 हमने लिख दिया। 23 और 1 24 और 24 16 कितना होता है, 40 होता है। तो मतलब इसका कितना आ गया, इसका आ गया 40, ठीक है। तो 40 ग्राम आ गया इसका अणु भार, ठीक है। तो हमने अणु भार भी ज्ञात कर लिया। अब समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 440 ग्राम विलायक। तो विलायक ग्राम किसका मात्रक होता है, भार का, द्रव्यमान का ही तो मात्रक होता है ना। तो विलायक का भार दिया है या द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं। तो विलायक का भार दिया है वो कितना है, 440 ग्राम है। तो ये ग्राम में न है तो हम केजी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो क्यों हम कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आएगा। केजी में चेंज करने के लिए 440 है और सिंपल में हम कुछ नहीं करेंगे, 10⁻³ कर देंगे, लिख देंगे गुणा में, और इसको अब केजी हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया है 10⁻³ मतलब इसका मतलब 1000 से हमने भाग दिया हुआ है। ये बात आप समझ गए। अब देखिए आपका हल हो ही गया है, निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं क्यों हमने ऐसा किया है। देखिए
हम जानते हैं कि मोललता, अभी तो हमने फॉर्मूला बताया ना, याद है आपको? मोललता का फॉर्मूला हमने बताया था कि विलेय का मोल बटे विलायक का भार, और वो भी केजी में। यही तो हमने पहले आपको बताया था। तो देखिए विलायक का भार यहाँ पे कह रहा है, तो विलायक का भार हमें पता है कि इतना निकल गया है, वो केजी में हमने निकाल लिया है। विलेय का मोल चाहिए, तो मोल का मान तो नहीं दिया है, बट हम जानते हैं कि विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो वही हम फॉर्मूला को चेंज किए हैं, इसीलिए ना कहते हैं कि ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होगा। दूसरा हमने फिर से बताया था आपको, वो वाला फॉर्मूला। तो विलेय का मोललता इक्वल टू हम लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का ही अणुभार, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अणुभार, मतलब किसका? विलेय का अणुभार। और उसके बाद विलायक का भार लिख देते हैं, वो भी केजी में। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं जी। आगे मोललता इक्वल टू विलेय का भार। तो विलेय का भार दिया है कितना? 20 ग्राम, तो 20 हमने ग्राम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आता है अणुभार, तो विलेय का अणुभार कितना दिया हुआ है? 40 है, तो 40 हमने लिख दिया, ठीक है, इनटू कर देंगे। उसके बाद विलायक का भार दिया है, तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है केजी में? 440 गुणे 10⁻³ ये हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं? अब देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, समझिएगा। ये 10⁻³ है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से मिटकाते हैं, समझिएगा। यहाँ से हम मिटका देंगे और इधर जाएगा तो 10⁻, केवल पावर में 3 हो जाएगा, +3 हो गया, ठीक है। पहले नीचे माइनस में था, ऊपर जाकर प्लस हो गया। समझ पा रहे हैं इतनी बात? अब समझिएगा, 20 से कम में 20, 20 दूना 40, समझते हैं जी। तो ये 1 इसमें गुणा होगा, इसका मतलब 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ का मतलब है 1000, ठीक है। 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं, इतना तो बात आपको पता होगा। अब 2 का गुणा हम इसमें करा देते हैं, तो 4 शून्य 0, सॉरी 2 शून्य 0 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ये 880 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब आप इसका भाग देते हैं तो ये दशमलव में आपका भाग आएगा और मोललता इक्वल टू मान आ जाएगा 1.31, कितना मान दिया है? 1.13, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 63, ठीक है। तो ये आपका मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मुख्यतः आपको 2 ही अंक तक ले जाना होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 1.13, ठीक है। इसका मात्रक, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, या आप सीधा m भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मात्रक नहीं पता है तो, ठीक है। m का मतलब मोललता से मान लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए भाग देकर हमने आंसर तो मुझे पता था, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, बट आप भाग देकर भी देखेंगे तो इतना ही आएगा। ऐसे ही सोचिए, 800 को इसको मान लेते हैं 1000 है, तो 800 से एक ही बार में ना 1000 में भाग जाएगा, उसके बाद दशमलव में आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, सबको देखेंगे, पेशेंस के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि आप भी इतना ही कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री का लाइए, केमिस्ट्री का लाए हैं, तो लाए हैं तो देखिए भैया, क्या दिक्कत है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने 7वें प्रश्न पे। तो ये है हमारा 7वां प्रश्न, जो कि ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है, समझाइए। 2022 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2022 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है पूछना, तो मैं खास कर कहूँगा कि 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, तो 24 में भी हम तैयार करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। वैसे तो ये सब टॉपिक हमने बहुत ही पहले करा दिया है, बट आपको ध्यान से समझना है
ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था, तो न्यूमेरिकल तो हम करा ही रहे हैं इस वीडियो में, तो न्यूमेरिकल आप तैयार कर रही हैं, उतना जितना हम करा रहे हैं उतना तैयार कीजिए और जितना आपसे हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल आपका बहुत है, ठीक है। इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है क्वथनांकों के उन्नयन का, बट मैंने हमेशा कहा है कि परिभाषा को रट कर याद नहीं किया जाता, समझ कर याद किया जाता है। समझे रहेंगे हमेशा याद रहेगा, तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। तो समझते हैं, समझिएगा, यहीं से आपको याद होगा। मान लेते हैं सपोजिट एक क्या है, एक बर्तन है। ये उतना अच्छा तो नहीं, बट फिगर हम बना दे रहे हैं। सपोजिट ये एक बर्तन है, ठीक है जी, बर्तन है, हमने मान लिया। अब इस बर्तन में हमने क्या भराया है, इस बर्तन में यहां तक हमने शुद्ध विलायक भरा हुआ है। इसमें हमने विलायक भरा हुआ है, जिसका नाम मैंने दे दिया शुद्ध विलायक, प्योर विलायक है, ठीक है। इसमें हमने शुद्ध विलायक भरा हुआ है। अब क्या होता है, ये शुद्ध विलायक है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से मान लेते हैं कोई अवाष्पशील विलायक है, अवाष्पशील विलेय, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, एक बर्तन है जिसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है। अब बाहर से हम अवाष्पशील विलेय को ले लेते हैं, जिसको गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, उसे हम अवाष्पशील कहते हैं। तो अवाष्पशील विलेय को ले लेते हैं और इसमें इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब शुद्ध विलायक है और इसमें अवाष्पशील विलेय को हम मिलाएंगे, तो पहले तो शुद्ध विलायक के कण तो थे ही, अब इसको हम मिलाते हैं तो इसके भी कण इसमें आ जाएंगे, इसके भी कण इसमें ऐड होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो समझिएगा, पहले था कि शुद्ध विलायक था तो इसके कणों की संख्या बहुत ही कम थी, तो इसके कण तेजी से गति कर रहे होंगे, बस केवल इसके कण होंगे, तो क्योंकि इनके कण थे। अब ये भी इसमें मिल गया तो कणों की संख्या बढ़ गई। तो क्या होगा, जब ये भी इसमें मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब कणों की संख्या बढ़ जाती है, ध्यान से समझेंगे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलायक अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो बताइए इनके बीच टक्कर तेजी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ही सोचिए कि अगर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा हो, जैसे मेला हो, उसमें कहा जाए आप दौड़िए, तो क्या आप तेजी से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। परंतु यदि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, वहाँ पे जैसे ग्राउंड है, वहाँ पे दौड़ने को कहा जाए तो आप बहुत ही तेजी से दौड़ पाएंगे। उसी प्रकार इसमें कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत पास पास है, तो इसके कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, तेजी से टक्कर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कणों की संख्या बढ़ी तो कणों की जो क्या है, कणों की जो ऊर्जा है, कणों की जो ऊर्जा होती है, कणों की ऊर्जा वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे कणों की ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। अब जब कणों की ऊर्जा घटेगी तो कणों की ऊर्जा घटेगी तो ये बताइए, ये स्वतंत्र तल पर ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसको स्वतंत्र तल ये कहते हैं, तो इस पर तेजी से कण टक्कर मार पाएंगे। जब तेजी से गति ही नहीं करेंगे तो इस पर तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे, और टक्कर मारना ही तो वाष्प दाब कहलाता है ना, ठीक है। तो जब तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे तो इसका मतलब कि वाष्प जो दाब होगा, वाष्प दाब जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जब तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वाष्प दाब कम होता है तो इस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही, क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम क्या आपको समझा रहे हैं, तो यही बात हम कह रहे थे कि जैसे जैसे क्वथनांक का क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, तो क्वथनांक की बढ़ोतरी मतलब क्वथनांक का बढ़ना, तो वही क्वथनांक बढ़ता है तो इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। आप कहेंगे सर क्वथनांक कैसे बढ़ गया, जो वाष्प दाब है वो घटा। तो देखिए वाष्प दाब जब घट गया तो क्वथनांक इसलिए बढ़ा क्योंकि देखिए कण इसके बहुत ही पास पास होते हैं, और जब कण बहुत ही पास पास हो जाएंगे तो आप ही बताइए कि जैसे
ठोस है, ठोस में कणों की संख्या बहुत ही पास पास होता है, तो उसको जब हम गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प में बदलेगा नहीं। वैसे ही द्रव है तो उसके कण थोड़े थोड़े दूर पर होते हैं, तो उसको हम गर्म करेंगे तो वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और गैस है तो गैस को थोड़ा सा गर्म करेंगे वो तेजी से परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हैं, गैस तो गैस है ही। तो वही बात कहा जा रहा है कि इसके कण बहुत ही पास पास हो गए हैं, तो पास पास होने के कारण क्वथनांक तो बढ़ना ही है, तो बढ़ने की इस घटना को ही हम क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। अब आता है कि परिभाषा हम कैसे कहेंगे, सुन लेते हैं परिभाषा जी। यहीं से हम कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तत्पश्चात कणों का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बोलना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बोलना है। हमने आपको समझा ही दिया है कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब ऊर्जा कम हो जाएगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, और जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक की बढ़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी आपको, तो एक बार और आप सुन लीजिए, यही आप परिभाषा कहिएगा, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा जो होती है, देखिए थोड़ा सा हमने दोबारा लिख दिया है का, ये लाइन हमको लगता है ये दोबारा हमने लिख दिया है। क्या लिखा है, हमने लिखा है जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। सही बात है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की संख्या, ये लाइन थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, मिटका देते हैं हम। समझ पा रहे हैं। इसके बाद सीधा डायरेक्ट आपको यहां से लिखना है, ठीक है। तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, उसके पश्चात इनकी मतलब किसकी, उसके पश्चात कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाता है। इसके कारण विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण जो विलायक, शुद्ध विलायक है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। या हम विलायक ना कहकर अब हम ये भी मिल गया है ना, तो हम विलयन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। समझ में आ गया। एक बार और यहाँ से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, मैं चाहता हूं ना याद हो जाए, तो सुन लीजिए। क्या कहेंगे, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। तत्पश्चात वाष्प दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक मतलब विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बढ़ने की इस घटना को ही क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। आशा करते हैं परिभाषा बहुत बार हमने रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे। मान लेते हैं ये शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं सपोज है T है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो टोटल विलयन है, तो विलयन का क्वथनांक मान लेते हैं TS है, ठीक है। तो क्वथनांकों का उन्नयन क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, TS माइनस T हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, TS माइनस T हो जाएगा। मतलब विलयन के क्वथनांक में से विलायक के मतलब शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे तो क्वथनांक का उन्नयन निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है। समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ये भी 2022 में भी पूछा गया है और उसके बाद 2023 में भी पूछा गया है। तो 24 के एग्जाम के लिए भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। दोनों का हमने परिभाषा लिख दिया है, इसको भी हम समझ लेते हैं, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा, लिख देंगे एग्जाम में, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। आते हैं परासरण पर। सबसे पहले आता है कि परासरण किसे कहते हैं। तो वैसे तो परिभाषा हमने लिखा हुआ है, बट समझते हैं, हम समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो सपोज डेट एक हम बर्तन लेते हैं। आप कहेंगे हर बार आप बर्तन ही ले रहे हैं, ये बर्तन का ही काम है इसमें। ठीक है, तो सपोज डेट बर्तन लेते हैं। अब बर्तन में मान लेते हैं इसके बीच में, बर्तन के बीच में हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस लाइन को। ठीक है, सपोज डेट ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली एक लगा दी है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, अब अर्धपारगम झिल्ली हमने बहुत ही पहले पढ़ाया है, पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे लिख लीजिएगा अर्धपारगम झिल्ली ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्धपारगम झिल्ली है। अब इस अर्धपारगम झिल्ली के इधर हमने क्या भर लिया है, हमने भरा है तनु विलयन। समझिएगा, हमने इस अर्धपारगम झिल्ली के इधर हमने भरा है तनु विलयन। मैं इसको इस कलर से ही लिखता हूं। और इधर हमने भर दिया है सांद्र विलयन। क्या हमने भरा है, सांद्र विलयन। अब तनु विलयन और सांद्र विलयन तो समझते हैं ना। तनु विलयन का मतलब सिंपल में जो पतला होता है तनु विलयन, और जो सांद्र होता है वो गाढ़ा, मतलब जो गाढ़ा होता है वो सांद्र विलयन होता है। समझ गए इतनी बात। पूरा आप डीप में जाकर पढ़ सकते हैं। आप केवल YouTube पे लिखेंगे ना, सब पर वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप लिखेंगे तनु विलयन ब्रदर सर, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। बात तो यह होना चाहिए कि पढ़ने का मन होना चाहिए। पढ़ने का मन होगा तो कैसे भी ढूंढ लेंगे आप। तो समझिएगा, हमने क्या बताया कि एक बर्तन लिया, बर्तन में बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। इसके एक ओर हमने तनु विलयन को भर दिया, एक और सांद्र विलयन को भर दिया। अब हम जानते हैं कि तनु विलयन हो या सांद्र विलयन हो, उसमें दो घटक होंगे ही होंगे। इसमें क्या होंगे, एक होगा विलायक होगा और एक होगा विलेय। दोनों से मिलकर ही तो तनु विलयन बना है ना, और इन्हीं दोनों से मिलकर सांद्र विलयन भी बना है। तो क्या होता है कि जब हम इसको ताप देते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ताप देते हैं। तो जब हम ताप देंगे ना, तो जो क्या होता है, तनु विलयन होता है, तो विलायक का, ठीक है, तो विलायक के जो कण होते हैं इस तनु विलयन में, जो विलायक के कण होते हैं वो क्या करते हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। मतलब क्या होता है, इसके कण इधर से इधर गति करने लगते हैं। ठीक है, मतलब विलायक, तनु विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वो तनु विलयन से, मतलब विलायक के जो कण हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। ऐसा गति करके ये आर पार इसमें भी चले जाते हैं, क्योंकि केवल विलायक के ही कण ऐसे हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार मतलब निकल जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने किया कि जैसे हमने इसको गर्म किया तो इसके कणों में तेजी से गति होने लगेगा। कोई भी गर्म करेंगे तो इसके कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, और जब गति ऊर्जा ज़्यादा होगी तो तनु विलयन जो है, इसमें जो विलायक के कण हैं वो क्या करते हैं, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं और सांद्र विलयन में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। समझ में आ गया परासरण। वही बात हमने लिखा है कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। क्या हमने बताया, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तब विलायक के अणु, जो विलायक के अणु है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो इस घटना को ही परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, या परासरण की क्रिया कहते हैं।
मतलब इस घटना को परासरण कहते हैं और इस क्रिया को ही हम परासरण क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया आपको परासरण? तो सिंपल सा है, आपको हमने समझा दिया। पूरा डीप में जानना है ना, तो इस पर हमने एक डीप में वीडियो बनाया है, तो आप लिखेंगे परासरण ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं परासरण दाब। इतना आप लिख देंगे, एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। परासरण दाब, अब परासरण दाब को आप समझ जाइए, केवल इसमें कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम यही है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। एक हमने बर्तन ले लिया, अब बर्तन के बीच में हमने एक क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया, इधर हमने विलयन को भर दिया, समझिएगा, इधर हमने विलयन भरा, ठीक है, और इधर हमने शुद्ध विलायक भर दिया। समझिएगा क्या हमने बताया, इधर हमने भरा हुआ है विलयन, ठीक है, इधर हमने भरा है शुद्ध विलायक। ठीक है, तो आप बताइए, विलयन है तो इसमें विलय भी होगा, मतलब यहाँ पे तो केवल शुद्ध विलायक है, परंतु इसमें तो विलायक भी होगा और विलय भी होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये है सांद्र विलयन और ये है तनु विलयन। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको भी हम ताप देंगे और गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये शुद्ध विलायक है। हम जानते हैं विलायक के ही कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं, तो जो शुद्ध विलायक के कण होंगे वो विलयन की ओर गति करने लगेंगे और इस ओर आने लगेंगे। तो इसका मतलब कि ऐसे ही तो घटना इसमें भी हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे परासरण की क्रिया हो रही है, मतलब यहाँ पे परासरण की घटना हो रही है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पे हम एक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस विलयन पे हम दाब लगाएंगे। ठीक है, इस विलयन पे हम एक फोर्स लगाएंगे, एक क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो जितना हम दाब लगाएंगे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, जितना हम दाब लगाएंगे उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत मेहनत लगता है यार, मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, पूरा मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं। देखिए रात हो गया, बहुत रात हो गया है, देख रहे हैं कीड़े भी उड़ रहे हैं, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा ध्यान से समझिएगा। और हो सके ना तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितना आपको सपोर्ट हो सके उतना आप सपोर्ट कीजिएगा। आप ही के लिए रात भर जग कर मेहनत किया जा रहा है, पैर पूरा दर्द कर रहा है, बट आपके लिए ना इतना मेहनत किया जा रहा है। और यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परासरण दाब किसे कहते हैं तो एक बार और सुन लीजिए, हमने क्या बताया। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, आप सिंपल में कहेंगे जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को, मतलब विलयन पर लगाए गए अलावा कोई दूसरा दाब हम लगा रहे हैं, तो विलयन पर लगाए गए दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? वही बात हमने लिखा है कि किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु, ठीक है, शुद्ध विलायक के जो कण होते हैं या अणु भी कह सकते हैं, शुद्ध विलायक के अणु या कण विलयन की ओर जाने लगते हैं, विलयन की ओर जाने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। परासरण की क्रिया होने लगती है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा। तो यह है आपका परासरण दाब। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये भी जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 2 और आपको टॉपिक है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देख रहे होंगे साइड में मैं फोटो लगा दूंगा 2 न्यूमेरिकल का। ये 2 न्यूमेरिकल आपके लिए मैं दे रहा हूं, तो इन दोनों न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा आप। आ जाता है तो अच्छी बात है, बट आ जाना चाहिए। इन दोनों पर हमने वीडियो बनाया है, इसी वीडियो में हमने इन टॉपिक पर बताया है, तो इसको कर लीजिएगा। नहीं आता है फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए होंगे क्वेश्चन,
तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर नहीं आता है तो हम PDF इसका अवेलेबल करा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम का, तो दोनों पे ज्वाइंट हो जाइएगा। पता नहीं किस पर भी डला जाए, बट दोनों पे कोशिश होता है कि जो व्हाट्सएप पर ग्रुप है उसमें भी जो फोटो है, ठीक है, इसका PDF नोट्स है वो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और टेलीग्राम को भी अगर चलाते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब आप तो जानते ही हैं ना कि कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो उतना आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जल्दी हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आगे की जो सीरीज है ये स्टार्ट रहेगा, आगे भी चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 भी आता रहेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।